नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं अलौली विधानसभा क्षेत्र के सुम्भा गांव में पहुंचा हूं। उदय भास्कर जी के यहाँ, जो हरिपुर मंडल के निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी बीजेपी के जिला कार्य समिति के सदस्य भी हैं। और ये जो खगड़िया ज़िला में है। तो सबसे पहले उदय भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। और मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में जो बयान उनका आया है, जो अभी गर्मा गर्म बहस इस पे चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका भी बहुत बहुत आभार। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद, आपको विधान परिषद भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो अपना बयान दिया था वह विधानसभा के साथ साथ उन्होंने विधान परिषद में भी सेम वही बयान दिया था। और इसको हम उसी तरह से लेंगे जिस तरह से पूरे देश की जनता, पूरे देश की जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, वह जिस तरह से ले रही है, हम भी उसी तरह से लेंगे। वास्तव में नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपना बयान दोनों सदनों में दिया था, वह बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए काफ़ी शर्मनाक है। पूरे दुनिया में देश की भी बेइज्जती वे करवा रहे हैं, बिहार की तो बेइज्जती हो ही रही है। और इस बयान से साफ स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी वास्तव में मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आपने देखा होगा, इस बयान से पहले वे अशोक चौधरी के घर पे भी गए थे, जो उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी हैं। उनके पिताजी के पुण्यतिथि पे गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और वे अशोक चौधरी को ही श्रद्धांजलि दे के आ गए। आपने देखा होगा। इससे पहले, और ख़ास तौर पे जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं, और तेजस्वी जी उनका बचाव कर रहे हैं इस बयान पे, अब सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार जी जिस बयान पर माफ़ी मांगे हैं, उसी बयान का बचाव तेजस्वी जी कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश जी सही हैं या तेजस्वी जी सही हैं। एक तरफ तेजस्वी जी की माता जी भी कहती हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है यह बयान अच्छा नहीं है, शर्मनाक है, इस पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और तेजस्वी जी उसका बचाव कर रहे हैं। तेजस्वी जी को शायद यह याद नहीं है कि 2020 में जब चुनाव हो रहा था, उस समय में नीतीश कुमार जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि कुछ लोग बेटा पैदा करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बेटी पैदा कर लिया है, यानी वे, उनका निशाना लालू जी थे। और आज उससे भी बेहद शर्मनाक बयान है जिसका बचाव तेजस्वी जी कर रहे हैं। और एक वह समय था जो इस बयान पे तेजस्वी जी काफ़ी उछल करके नीतीश जी का विरोध कर रहे थे, राबड़ी जी भी विरोध कर रही थी, और आज वही तेजस्वी जी हैं जो नीतीश कुमार जी के ऐसे शर्मनाक बयान का बिल्कुल खुला समर्थन करते हैं। उनके बचाव में इतना बोल गए कि एक तरह से माना जाए तो भाषा की अश्लीलता में ऐसे तो नीतीश कुमार जी ने भोजपुरी गाने को भी पीछे छोड़ दिया है। और तेजस्वी जी जिस तरह से बचाव कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि तेजस्वी जी जानबूझ करके नीतीश कुमार जी को इस तरह से मानसिक रूप से साथ दे रहे हैं या मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं साइकोलॉजिकल तरीके से, जिससे उनको लगे कि नीतीश कुमार जी इसी तरह से उलूल जुलूल बयान देते रहे, जिससे कि जल्द ही हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल जाए। चलिए, जल्द ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए, कहना है उदय भास्कर जी का। उदय भास्कर जी अपना तेजस्वी जी के बारे में ये ऐसा कहना है। तो सबसे इसके बाद है कि लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। बीजेपी बेरोज़गारी मिटाने में जो वादा किए थे, करोड़ों की संख्या में वैकेंसी आएगी, बेरोज़गारी समाप्त होगी, उसमें तो असफल रहे। तो अगला 2024 के चुनाव में उनका क्या मुद्दा रह सकता है बीजेपी का? देखिए, एक्चुअली बात यह है कि जैसे आपने कहा है कि बीजेपी जो है वह बेरोज़गारी को मिटाने में असफल रही है। बीजेपी बेरोज़गारी को मिटाने में असफल नहीं रही है। सबसे पहले तो हमको यह देखना होगा कि 70 साल से जिन लोगों ने राज किया था, और उन लोगों के राज में के शासनकाल में इतनी अधिक बेरोज़गारी हुई कि उसको समाप्त करने में भी समय लगेगा। लेकिन एक बात और है, हम आपको ये कहना चाहेंगे और आपके माध्यम से पूरे देश को कहना चाहेंगे कि बेरोज़गारी दूर करने का तरीका लोग एक ही समझते हैं कि सरकारी नौकरी, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यदि बात सरकारी नौकरी की जाएगी तो कोई भी सरकार, चाहे किसी भी देश की सरकार हो,
कोई भी सरकार बेरोज़गारी दर को कम नहीं कर पाएगी, बेरोज़गारी को समाप्त नहीं कर पाएगी। आज देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उस समय से लेकर के अभी तक में 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें बेरोज़गारी को दूर करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई गई है। अब जो आदमी उसमें एलिजिबल होते हैं वे लोग उसका लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो योजनाओं की जानकारी के अभाव में भी उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे अभी देखिए, ताज़ा एक योजना है, हम उस योजना के विधानसभा के सह संयोजक भी हैं, और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना में जो है सो 13,000 करोड़ रुपया दिया गया है पूरे देश के लिए, और जिसमें करीब करीब 2,000 करोड़ के आसपास रुपया जो है सो हम बिहार वासियों के बीच में दिया जाएगा। इसमें 18 प्रकार के जो पारंपरिक कामगार हैं, जो परंपरागत जो वंशानुगत काम होता है, जो अपने पूर्वज के समय से जो लोग काम करते आए हैं, जैसे नाई का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, कोई आदमी मछली पकड़ने का जाल बुनता है, कोई औजार बनाता है, लोहार हो गया, उसके बाद जो है सो टुकड़ी बनाने वाला, खिलौना बनाने वाला, दर्जी हो गया। इस तरह से कुल 18 प्रकार के काम हैं जो पारंपरिक काम, जिसको आज तक कोई भी सरकार लाभ नहीं दे पाई थी, वैसे लोगों के लिए यह योजना है, जिसमें सरकार शुरू में 1 लाख रुपया देती है, फिर 18 माह में जमा करने के बाद बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपया और देती है। PMEGP लोन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मिलता है। उसके बाद एक और है PMEFM, यह भी एक योजना है। इसके तहत भी जो है मतलब ख़ास तौर पर जो है सो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के तहत ये काम होता है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको अप टू 10 लाख 10 लाख तक का लोन मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, और जिस योजनाओं का लोग लाभ ले भी रहे हैं, और लाभ ले करके वे लोग अपनी अपनी बेरोज़गारी को दूर कर भी रहे हैं। अपनी बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है। और अभी एक खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से महबूब अली कैसर को फिर से यदि NDA गठबंधन से प्रत्याशी बनाया जाता है तो बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला मुद्दा जो रहता है तो उसका क्या होगा? देखिए, NDA गठबंधन में यदि सीट हमारे घटक दल में जाता है, और हमारे घटक दल जिस किसी भी प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाएंगे, जिस किसी भी नेता को, उसको हम लोग वोट देंगे, और उसको सभी आदमी वोट देंगे। क्योंकि देखिए, हम इसमें 2 लाइन कहना चाहेंगे कि वोट हमारा बीजेपी को, क्योंकि धर्म हमारा हिंदू है। प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, मोदी केंद्र बिंदु है। मोदी जी को केंद्र बिंदु मान करके हम लोग किसी भी प्रत्याशी को वोट देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोदी जी को केंद्र बिंदु बना करके, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, हिंदुत्व को त्याग करके मोदी जी को नाम पर वोट देना है। केंद्र बिंदु वही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे मान, जब आप कैसर अली जी की बात कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, उनको भी टिकट मिलती है, उनको भी मंत्री बनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर काम करने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष के हैं, वे सिर्फ एक हवा खड़ा कर रखे हैं कि भाजपा जो है वह मुस्लिम विरोधी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। तो खगड़िया में खास करके अभी जो DAP खाद की बहुत बड़ी किल्लत है, जो एक कारगर DAP होता है खाद, जो बुआई के समय अंदर में डाला जाता है। तो इसके लिए बीजेपी आंदोलन क्यों नहीं करती है किसान के मुद्दा को लेकर के? देखिए, बात आपका भी कहना बिल्कुल सही है। जहाँ तक खाद का सवाल है, तो केंद्र सरकार सभी राज्यों को उसके आवश्यकता के अनुसार खाद का आवंटन करती है, और बिहार सरकार को भी उतना खाद आवंटित होता है जितना बिहार की आवश्यकता है। बिहार सरकार के जो अफसर हैं, उनके मतलब अनियमितता के वजह से जो है सो किसानों को सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन करने का प्रश्न आपने किया है, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि अब आवश्यकता आन पड़ी है। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में खाद के लिए बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से
और निर्णायक तरीके से आंदोलन करेगी। ऐसा जन आंदोलन होगा जिससे किसानों को निश्चित रूप से सही समय पर जो है सो खाद प्राप्त हो सके। देखिए, दूसरी बात यह है कि खाद जिला से जब आता है दुकानदारों के पास में, तो दुकानदार के पास खाद उपलब्ध होता है। कोई भी काम सरकार जो भी योजना चलाती है या सरकार जो भी प्रावधान बनाती है, उसमें जन सहयोग का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक जन सहयोग नहीं मिलता है तब तक सरकार किसी भी कार्य को 100% सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर सकती है। अभी जैसे मान लीजिए प्रत्येक पंचायत में कृषि समन्वयक होते हैं, जिन किसानों को खाद उचित मूल्य पर नहीं मिलता है, उचित समय पर नहीं मिलता है, और गांव के जो दुकानदार होते ये हैं, सारी बातें हैं, सब लागू होता है, केंद्र सरकार भेजती है, प्रशासन ढिलाई करती है, तो विपक्षी का क्या काम है? इसको ध्यान दिलवाइए। जी, विपक्षी का काम है कि इस पर आवाज़ उठाना, आंदोलन करना। आपका कहना सही है, लेकिन इसमें भी जन सहयोग की आवश्यकता है। किसानों को भी चाहिए कि जब आपके पंचायत में पदाधिकारी बहाल करके दिया गया है, तो आपको यदि असुविधा होती है तो आप उसको अपनी शिकायत कीजिए। यदि वे आपकी शिकायत पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, उसको ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हम लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। इंडिया गठबंधन बना है और सामने एनडीए सरकार में है, तो क्या लगता है एनडीए को इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगी या इंडिया को एनडीए टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, एक्चुअली बात है इंडिया गठबंधन की जो आप कर रहे हैं, यदि हम लोग इंडिया कहते हैं तो उसे गठबंधन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो फुल नेम है, ये शॉर्ट नेम है। शॉर्ट नेम में जो लास्ट का ए है, उस ए का उसने रखा है अलायंस, और अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। इसलिए उसे हम लोग इंडी अलायंस कह सकते हैं, इंडी गठबंधन कहा जा सकता है उसको। तो ये हुई कि बोतल नई है और सामान पुराना है। इंडी गठबंधन में जितने दलों को दिखाया गया था, आपने देखा होगा कि अलग अलग मीटिंग में कुछ ऐसे दल थे जो आज यहाँ शामिल हैं तो कल वहाँ शामिल नहीं थे। कभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे पार्टी ने, आज आप अखिलेश यादव को देखिए, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जो अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें वे पानी पी करके कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वे अखिलेश यादव को छुटभैया नेता कह रहे हैं। आपको पता होगा कि ख़ास तौर पे 3 हिंदी भाषी राज्य जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे कुछ जगहों पर नीतीश जी ने भी कांग्रेस के विरोध में अपना उम्मीदवार उतारा है। तो यह जो इंडी गठबंधन है, वास्तव में यह मेढक तोलने के बराबर है, और इसका अंजाम क्या होगा यह तो भगवान ही जाने। लेकिन जहाँ तक एनडीए गठबंधन का सवाल है, तो यह तो तय है, और देश की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार सरकार बनेगी, और नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के नेता बनेंगे और भारत के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनेंगे, कहना है उदय भास्कर जी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए। और तमाम जेपी न्यूज़ के दर्शकों से निवेदन रहेगा कि इस जेपी न्यूज़ 23 चैनल को फेसबुक पेज पर लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और JP_News 23 को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।